मजबूत कैंडिडेट भी नहीं दिया। तो आपको अजय राय मजबूत कैंडिडेट ने, क्योंकि लोकल प्रत्याशी की अगर जो बाहर से आता है, इसका मतलब ये तो इसका मतलब कि पडरौना से अगर किसी कैंडिडेट को लाना है, जब तक वो बाहर से नहीं आएगा, इसका मतलब वो प्रत्याशी दमदार नहीं होगा। क्या यही आप कहना चाहते हैं? नहीं, तो बाहर से प्रत्याशी आएंगे तो दमदार होंगे। लोकल आदमी दमदार नहीं होता है, जो लोगों के साथ रहता है, उसका पारिवारिक संबंध है, रिश्ता है और जिंदगी भर उसने सेवा उस क्षेत्र के लिए किया है, वो मजबूत प्रत्याशी नहीं होगा। परंतु अगर बाहर से आएगा, सपने दिखाएगा कि मैं ये कर दूंगा। नहीं, जैसे कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने अपना बड़ा चेहरा उतारा। क्या बड़ा चेहरा उतारा? स्मृति ईरानी को कपिल सिब्बल से अभी दिल्ली में तो लड़ी थी, वो हारी थी 2 लाख वोट से, और आपने बोल दिया पार्टी का बड़ा चेहरा है। टीवी पे आती है इसलिए बड़ा चेहरा है? नहीं, मैं टीवी पे आते तो बड़ा चेहरा है। हालांकि ये भी सच है कि हाल के दिनों में बहुत सारे चेहरे ऐसे ही बड़े हुए हैं, ये भी अपनी जगह सच है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब सिंबॉलिक लड़ाई होती है, सिंबॉलिक लड़ाई होती है कि कोई टीवी स्टार कोई बाहर जाके लड़ेगा तो वही होगा क्या? वो दिल्ली से भी लड़ी थी उनका। आप वहां सिंबॉलिक लड़ाई, वो रायबरेली की सड़कों को नहीं जानती होंगी, 50 लोगों का नाम नहीं जानती होंगी, कार्यकर्ताओं का नाम भारतीय जनता पार्टी का रायबरेली में नहीं जानती होंगी, तो वो लड़ने जा रही हैं। उन लोगों का क्या जीत भी, अगर कोई जीत भी जाता है बाहरी प्रत्याशी, तो वो अपने कार्यकर्ताओं का नाम तक नहीं जानेगा। तो क्या है, यही बड़े चेहरे होते हैं? चलिए, बड़े चेहरे का एक और कुछ बहुत सारे सवाल यहाँ पर लोग करना चाहते हैं। हाँ, चलिए आप। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपकी जीत यहाँ से तो पक्की है, लेकिन अगर केंद्र में सरकार बनती है, और ये भी है कि केंद्र में सरकार बननी भी तय है, ये आंधी वांधी सब किनारे कर दीजिए, और सरकार बनती है तो मेरा सवाल ये है कि जो अभी सूखे ग्रस्त से किसान मर रहा है, उन सब को बचाव के लिए क्या कदम होंगे आपके? देखिए, किसानों के लिए इन 10 सालों में यूपीए सरकार ने न्यूनतम मूल्य रूप से जो धान और गेहूं का मूल्य रूप था, उसको हमने कम से कम डबल किया। यही भारत एनडीए की सरकार में 5 या 10 रुपए बढ़ता था, उसको हमने डबल से ज्यादा कर दिया। हाँ, एक आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन आपकी पार्टी सेकुलरिज्म की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता इमाम बुखारी से वोट की अपील करते हैं। क्या ये सही सेकुलरिज्म का सही चेहरा है? नहीं, क्या हमें कोई शंकराचार्य अगर हमको आशीर्वाद देता है या कोई इमाम साहब हमको हमारे लिए दुआ करते हैं, तो क्या इसमें कोई गलती है क्या? इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जाता है कि अगर इमाम बुखारी हमको समर्थन मुद्दा इसलिए अगर इमाम, मेरी बात सुन लीजिए, कि रामदेव और श्री रविशंकर जब बीजेपी का प्रचार करते हैं या उनके लिए वोट मांगते हैं, तो आपकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में शिकायत लेकर क्यों जाती है? हम इसलिए रामदेव के खिलाफ, इसलिए बाबा रामदेव के खिलाफ किए थे क्योंकि वो योगा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे। वो कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रही थी। बाबा रामदेव अगर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देती है, तो क्या हम कह दे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ वो नहीं दे सकते हैं? अगर कोई शंकराचार्य समर्थन हमें आशीर्वाद दे देता है या हमारा ही गुरु हमको समर्थन दे देता है, तो वो क्या धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है? अगर कोई इमाम साहब हमको दुआ हमारे लिए कर देते हैं, तो क्या वो धर्म? लेकिन क्यों यही बात, वोट की अपील करना कि आपने जो इमाम बुखारी से वोट की अपील की, और उनके घर में उनके खुद के भाई जो हैं, वो हर आदमी का अलग अलग चास है ना। मैं आपसे वोट की अपील कर सकता हूं, आप मुझे वोट दे, आपका भाई न दे। तो इसमें क्या, ये तो प्रजातंत्र का यही है ना, आप दे, आपकी पत्नी न दे। के आधार पे वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गोलबंद बिल्कुल नहीं करनी है। हम सबसे वोट मांगते हैं। इंसान और इंसानियत की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की है। 100 साल से ऊपर की हमारा इतिहास है। जात और धर्म से ऊपर उठकर इंसान और इंसानियत लड़ाई लड़ने के लिए, देश के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा कांग्रेस ने आवाज उठाई है। जाति और धर्म पर विश्वास नहीं रखती। लेकिन इन बातों को चुनाव प्रचार के जरिए लोगों तक पहुंचाने में आप नाकाम रहे। मैं तो नहीं समझता। मैं कुशीनगर में लड़ रहा हूं, मुझे बड़े गर्व के साथ, आपकी पार्टी पूरे देश मेरे पूरा क्यों नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। और जो भी प्रत्याशी, बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि कुशीनगर का हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म का लोगों को मेरे पर आशीर्वाद और दुआ है, और मैं इसलिए बहुत। हाँ, लेकिन आपने कहा, अगर ऐसा है तो आपके सहयोगी शरद पवार कहते हैं कि राहुल गांधी एग्रेसिव कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं, मोदी के खिलाफ जिस तरह की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी वैसी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये शरद पवार जी का सोच हो सकता है ना।
उनकी सोच हो सकती है, उसकी सोच के बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूं। हर आदमी की अपनी सोच होती है। उनके सोच के बारे में मेरा अब अलग सोच है कि वो गांव में और गांव तक पिछले 10 सालों से उन्होंने हर गांव में और लोगों से, हर क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की और कम से कम इस देश के सारे रंगों को पहचानने की कोशिश की है। और मैं समझ सकता हूं वो एक तरीका है इस देश को आगे ले जाने का। पर उनकी सोच मेरे से फर्क हो सकती है, तो उनके सोच पर मैं क्यों कमेंट करूं। लेकिन एक बात और है कि नेता आपके युवा हैं। राहुल गांधी मोदी की तुलना में काफी युवा नेता हैं, लेकिन युवाओं के नेता मोदी कहे जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये तो आप ही बता रहे हैं ना साहब, ये तो टेलीविजन और अखबार बता रहा है ना। ये इसका कोई जांच या कोई मापदंड तो है नहीं, सिर्फ टेलीविजन और अखबार है। सोशल मीडिया जो कि जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं। किसी का नियंत्रण नहीं है, पर ये तो आप बता रहे हैं, कितने लोग गांव में रहते हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। आप आइए ना बलकुड़िया में, आइए ना बिशुनपुरा में, आइए ना मनसा छापड़ में, तमाम नौजवान हैं। आइए ना सिरसिया में, सारे लोग क्या सोशल मीडिया ही पे हैं क्या? पडरौना में भी आ जाइए, तमाम हमारे नौजवान साथी हैं, क्या सभी सोशल मीडिया पे हैं? और क्या सभी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं? आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के वेबसाइट पर आइए, उस पर भी आपको हजारों लाखों नौजवान दिखाई देंगे। तो क्या वो नौजवान आपको नहीं दिखाई देते हैं? लेकिन फिर आपकी पार्टी ऐसा क्यों कह रही है कि 10,000 करोड़ रुपए का चुनाव प्रचार अभियान है बीजेपी का, और इसमें बड़े पैमाने पर काला धन लगाया गया है, ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा है, आपकी पार्टी कह रही है? तो आप तो खुद प्रचार देख ही रहे ना साहब। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप भी प्रचार पहले भी देखे हैं और आज भी देख रहे हैं। किसी अखबार को भेजिए, मैं समझता था कि कभी कभी किसी अखबार के एक पन्ने पे ऐड आ जाता था, आजकल तो हर पन्ने पे उन्हीं का ऐड आता है। और पैसा कुछ कम तो होता नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता जब एक अपना ऐड इतना से भी होली के लिए देता है, उसकी दोनों पॉकेट खाली हो जाती हैं। यहाँ तो पूरे पन्ने पन्ने के पेज, जितने अखबार देश में उस पे आते हैं, अखबार पे, टेलीविजन पे रोजाना आता है। अगर होली या किसी गणतंत्र दिवस पर अपना कांग्रेस कार्यकर्ता 2000 का भी ऐड देता है तो उसका दिखाई नहीं देता है। ये तो पूरे पन्ने पन्ने अखबार के आधे पन्ने। आप खुद गृह राज्य मंत्री हैं, ब्लैक मनी पर कंट्रोल रखना, उसको ट्रैक करना आपका मंत्रालय करता है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? गृह मंत्रालय इसको नहीं करता, सरकार तो आपकी है ना, बिल्कुल करती है। कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब तो आवामी इलेक्शन, कोई सबूत है आपके पास इस आरोप के पीछे? हम बताएंगे ना, अभी तो हम पता ही करेंगे, वो बताएंगे ना जब पूरा एडअप होगा कि कहां से इतने ऐड आ रहे हैं, कहां से इतने रैलियों में पैसे आ रहे हैं, उसका हिसाब हम भी लेंगे ना, हम भी देख रहे हैं ना। चलिए एक और सवाल। हाँ आपके पास आते हैं, लेकिन हाँ चलिए सर। ये बिल्कुल सत्य है कि कुशीनगर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने बहुत अच्छा काम किया है, रेल, सड़क, इन सब चीजों से जुड़ गए। लेकिन मैं जुड़ा कुशीनगर जुड़ा हुआ है सर। इधर मैं उसका जवाब दे देता हूं। बड़ी लाइन पहले बार 99, बड़ी लाइन की बात कही थी। 99 किलोमीटर आवाम परिवर्तन देश में कहीं किसी जनपद में नहीं हुआ होगा। पडरौना जनपद कुशीनगर, लेकिन कुशीनगर जिला मुख्यालय पडरौना है, रेल से जुड़ा है, बड़ी लाइन से। अच्छा, इन्हीं 5 सालों में जुड़ा है। अच्छा चलिए। सर इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुशीनगर का तैयार हो चुका है। चूंकि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने कुशीनगर के अंदर एक शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या प्लान किया है? अच्छा सवाल, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है साहब। एक ही चीज है कि देखिए, जैसे कि एक पिछड़ा हुआ इलाका था, शिक्षा संस्थानों की भी यहाँ कमी थी। बड़े खुशी है कि हिंदुस्तान में अभी 54 जगह सिर्फ केंद्र विद्यालय खोले गए हैं नए। आखिरी ये जो बजट में स्वीकृत हुआ था, उसमें केंद्र विद्यालय हमने केंद्र सरकार के माध्यम से जनपद कुशीनगर में भी एक केंद्र विद्यालय स्वीकृत हुई। मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया जी, रेप को लेकर के जो कानून है उस पर उन्होंने कहा कि नौजवानों को फांसी नहीं होनी चाहिए। जो लोग इसके दोषी करार दिए जा रहे हैं उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, और अगर उनकी सरकार आई तो इसमें बदलाव करेंगे। क्या आपको लगता है कि जहां एक तरफ देश में रेप के बलात्कार जैसे मामलों को लेकर एक जन भावना या जनमानस बना हुआ है, उसके खिलाफ बना हुआ है, ऐसे में ये बयान को आप किस रूप में देखते हैं? कोई भी व्यक्ति महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ तक भी करता है, जीरो टॉलरेंस महिलाओं के जहां तक एक्सप्लॉयटेशन की, उन्हें जीरो टॉलरेंस इस देश में होना चाहिए। और बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं कि गृह राज्य मंत्री होने के बाद के साथ ऐसे कानून हमने बनाए जो महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, और एक मांग थी 16 दिसंबर की उस घटना के बाद, उस दरिंदगी के बाद इस देश के नौजवानों की मांग थी कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि कभी भी ऐसे किसी महिलाओं के साथ कार्य नहीं हो सकते। बड़े खुशी के साथ मैं कहता हूं कि हमने ऐसा कानून बनाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के जो पूर्व मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कई बातें कही गई है, चौंकाने वाली बातें कही गई है। मैं 2-3 सवाल आपसे बस करना चाहता हूं उससे, उस किताब से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा